पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट ने झारखंड की राजनीति में बीजेपी को बल देने का काम किया। इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने गठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जीएसएससी पेपर लीक मामले में कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं की भावना के साथ खेलने का काम किया। इसका खुलासा ईडी द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट के जरिए सबके समक्ष मौजूद है। इसमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने जीएसएससी के पदाधिकारियों के मंसूबे पर भी सवाल खड़ा किया। महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें इस परीक्षा में, तो जो प्रश्न थे उनका स्तर जो 84 वर्ग की नौकरी होती है उस वर्ग की नौकरी के स्तर का उनका प्रश्नों का स्तर था, ताकि जब वो लीक हो तो बिना ज्यादा समय गवाए उनके उत्तरों की व्यवस्था की जा सके और जल्द ही उन उम्मीदवारों के पास उत्तर पहुंच सके ताकि वो उसको कंप्लीट कर सके उसी समय सीमा के अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण जिसके साक्ष्य मेरे पास मैं उपलब्ध करा सकता हूं, जनरल कैटेगरी से ही 80 नंबर लाकर लैब टेक्नीशियन के पद पर उम्मीदवार चयन होता है और 130 नंबर लाकर एक और उम्मीदवार उसका चयन नहीं होता है, जबकि ये जो 80 नंबर वाला उम्मीदवार है इसे होम टाउन का भी एडवांटेज दिया गया है। तो क्या चाहे वो रैंडमाइजेशन के माध्यम से हो या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हो, 50 नंबर एक इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में मैनेज किए जा सकते हैं। तो ये सीधा सवाल है जेएसएससी की विश्वसनीयता पर, जेएसएससी के पदाधिकारियों की विश्वसनीयता पर। और जिस तरह से जमीन तो छोड़ दीजिए, कोयला खनिज की चोरी तो जब से झारखंड बना है तब से मधुपुरा से लेकर इस सरकार तक अंजाम दिया गया है, गठबंधन की सरकार जब भी आई है। लेकिन इस बार उन युवाओं को एक साथ छल किया गया है और युवाओं के लिए बनी संवैधानिक संस्था की हत्या की गई है सीधे तौर पर, और इसमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर सामने आती है व्हाट्सएप चैट से। ये क्रिस्टल क्लियर है। जिस तरह से कई पदाधिकारी का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार कर रही है, इस डीएसपी का इस्तेमाल भी उसी राह पर होगा। और जो 4 इंस्पेक्टर 3 से 4 इंस्पेक्टर इस एसआईटी का हिस्सा है, उनका भी संभवतः तबादला हो गया है। तो जब तक ये नए इंस्पेक्टर नहीं आते, ये एसआईटी भी काम करना शुरू नहीं करेगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट इस मांग को पहले भी रखा है कि सीबीआई से कम कोई जांच मंजूर नहीं की जाएगी। जिस तरह से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ घोटाला किया गया है इस मेधा घोटाले के माध्यम से। और तो और ईडी के चैट से यह भी स्पष्ट होता है कि जेपीएससी में भी इस घोटाले के कुछ संकेत जो जेपीएससी में भी मिल रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं को मिलाकर जो जंबल किया गया है, इसके पीछे भी सुनियोजित ढंग से कुछ पहले से चयन किए हुए उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है। क्योंकि आप देखिए जो नोटिफिकेशन की डेट है और जो परीक्षा की डेट है सिर्फ 35 दिनों का अंतर है। आमतौर पर 4 महीने से ज्यादा का अंतर दिया जाता है, तो 35 दिनों में इसका मतलब पहले से ही लोग चयनित हैं जिनका चयन करना है। इसे दिखाकर के संवैधानिक तरीके से किया गया है। तो इन तमाम विषयों पर जो स्पष्ट हमारी मांग है, चाहे वो जेपीएससी के ओएमआर शीट का भी विषय है। आपको याद होगा जेपीएससी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा था कि कुछ ओएमआर शीट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है जेपीएससी में भी इसी तरह के संरक्षण में घोटाले को अंजाम दिया गया है। और मैं आज आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो जेपीएससी का चयन हुआ है, मेंस की कॉपी को सार्वजनिक किया जाए ताकि उम्मीदवारों ने क्या परीक्षा दी थी, कैसे अंक आए थे, ये छात्रों को भी पता चले, राज्य के युवाओं को भी पता चले। और इस पूरे कारनामे के पीछे किन लोगों की साजिश है उनका भी खुलासा हो। और जिस आवेदन पर बार बार आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी केंद्र सरकार ने इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा का सत्र हुआ, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स जा रहे थे उस सेंगोल को लेकर। संबंध पूरी दुनिया को इसका गौरव का एहसास हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक आदिवासी राष्ट्रपति के नेतृत्व में संवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही है। 8 मंत्री इसी समुदाय से आज अलग आदिम जनजाति का डिपार्टमेंट बनाकर आदिम जनजाति की कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया जा रहा है। और अगर आप देखें जो खेल की दुनिया है, प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज रॉबिन मिंज एक ट्राइबल क्रिकेटर हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने जा रहा है आईपीएल में। और कितने उदाहरण चाहिए। और जिस कांग्रेस के साथ आप सरकार चला रहे हैं, जहां पर उसी कांग्रेस ने देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति ना मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था।
दोगलेपन की हद हो चुकी है। यहां क्या पुलिस की कार्रवाई कौन करेगा, उसकी जांच पे करते किया जाएगा? कौन पुलिस का पदाधिकारी मुझे अपने अपराध के लिए मुझे सजा देने के लिए आएगा? क्या वो जज की जाति देखकर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो जज कौन सा जजमेंट देगा? जज की प्रोफाइल सिर्फ सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा, राज्य सरकार के समर्पित आईटी सेल के द्वारा शेयर की जा रही है कि ये जज के रहते हुए इनको न्याय कैसे मिल सकता है, इस ईडी के पदाधिकारी के रहते हुए इनको न्याय क्यों मिल सकता है? मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके सलाहकारों की जाति पर कभी आपने सोचा है? जिन सलाहकारों ने आज आपको अर्थ से लेकर भक्त तक का सफर तय कराया, उनकी भी जाति पर आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि उस जाति के लोगों को आपने इतने करीब क्यों रखा है। उस जाति के सभी वर्ग के लोग जो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्रेडेंशियल पर आपको सिर्फ इसलिए शक होता है क्योंकि वो एक जाति से, एक धर्म से। इस तरह से समाज को तोड़ने की बातें करना, हमेशा समाज को विभाजित करने की बातें करके कौन सी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे आपके सहयोगी दल के नेता, ये प्रश्न भी आप पर उठता है। इसलिए राज्य की जनता आज ये पूछना चाहती है कि आखिर कितने दिनों तक भ्रष्टाचार को जाति धर्म की परिभाषा में ढककर इस खेल को खेला जाता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी पर काम हो रही है। उन्होंने लोकसभा में अपने जो संबोधन था उसमें स्पष्ट किया है कि चाहे जितना इल्जाम मुझ पर लगा लो, जितने भी हमले करने कर लो, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी जिसने इस देश की संसाधनों को लूटा है, उसे ये संसाधन इस देश को वापस करने होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उसी राह पर ना उसके राजनीतिक परिणाम की हमें चिंता है, ना उसके राजनीतिक नैरेटिव की हमें चिंता है। भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो। इसी उद्देश्य के साथ इस देश में सरकार चल रही है और तीसरे टर्म में भी इसी उद्देश्य के साथ और इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, 9 समन 6 महीने से ज्यादा का समय, और आप कहते हैं हम लोग हड़बड़ी में हैं। अगर ईडी हड़बड़ी में होती, जिस तरह की हड़बड़ी इन लोगों ने दिखाई अपने विधायकों को हैदराबाद भेजने के लिए, इतने सारे विधायकों की जान को जोखिम में डाला, जब कुहासे के कारण, बारिश के कारण, फॉग के कारण दिल्ली और कई ऐसे हवाई अड्डों से पूरी तरह से हवाई यात्रा बंद थी। आखिर कौन सी मजबूरी थी? जब सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, सरकार भी आप ही की थी, निर्वहमान मुख्यमंत्री थे, तो कौन सा डर था, कौन सी हड़बड़ी थी कि बसों में पैक करके हवाई जहाज में उड़ाने की कोशिश की जा रही थी? वो तो जान बच गई कि हवाई जहाज उड़ा नहीं लिया इन लोगों ने हड़बड़ी। तो हड़बड़ी किसकी है, ये पूरा देश देख रहा है। अगर ईडी भी हड़बड़ाती, इतने समय तक इसका इंतजार नहीं करके, संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा नहीं करके अगर हड़बड़ी में आती, तब कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती? क्या सिर्फ इसलिए किसी को अपराध करने की आजादी दे दी जाए कि वो धर्म किसी विशेष समुदाय का है, या किसी अन्य पार्टी का है, या किसी अन्य आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है? जो करोड़ों रुपए के कैश मिले हैं कांग्रेस के, इनके सहयोगी दल के सांसद के घर से, आज उनको भी समन हुआ है। क्या वो राज्य की जनता के सामने नहीं रखा जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों पे जब बार बार उनके द्वारा लोगों को सेट किया जा रहा है कि कैसे एसटीएससी एक्ट का दुरुपयोग करके ईडी के अफसरों को फंसाया जाए, जेल से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, जो पूर्व के पदाधिकारी इस राज्य के जेल में हैं, उन्हें अस्पताल में रहकर ऐश करने की आजादी दी जा रही है, क्या वो हड़बड़ी नहीं दिखती आपको? ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, इतनी चीज मिल रही है। में अपने आप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। नीरज 2019 के चुनाव में जब झारखंड के युवाओं ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दी थी, तो ये उम्मीद किया था कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी युवाओं की भावनाओं का कदर करते हुए स्थानीयता नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, राज्य में नियुक्तियां होंगी, 6 महीने में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अन्यथा वो राजनीति से संन्यास लेंगे। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं, नौकरियों कितनी मिली ये सर्वविदित है। वो खुद ईडी के रडार पर हैं, ईडी के रिमांड में हैं और संभवतः जिस तरह के कारनामे उनके राजनीतिक संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में इस सरकार ने किए हैं, उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। मैं सीधे मेधा घोटाले की ओर जाऊंगा, उसके बाद हम लोग जमीन और अन्य विषयों पर जाएंगे, क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है। और कल के व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि कई कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के दलालों ने साझा किए हैं, जिसका सीधा उद्देश्य था
कि ऐसे लोगों का चयन कराना जेएसएससी में। जेएसएससी के संबंध में निम्नलिखित सवाल है मेरे पास, जो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है जेएसएससी की कि पुलिस सेवा के अनुभव वाले अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कई ऐसे अलग डोमेन्स हैं जिसके एक्सपर्ट्स को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता था, जिनके अनुभव का लाभ इस राज्य की जनता को मिलता है, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलता। दूसरा, जो केस किए गए हैं, जब पेपर लीक होता है, सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं युवाओं में, जब ये भावना आती है कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो जब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, उन पर केस किया जाता है। लेकिन जो संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से ये पूरा कारनामा किया गया, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? तीसरा, जिस एजेंसी के बारे में जेएसएससी ने खुद कार्मिक विभाग को लिखा था, इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया? चौथा, कई राज्यों में और झारखंड में भी पहले इस तरह की परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। विधायक अभी जो है कांग्रेस के, वो हैदराबाद में, आखिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को खरीदने को तैयार बैठी हुई है? देखिए, डर खरीदने को नहीं है, डर कार्रवाई का है। भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, ईडी तो पहले से थी, लेकिन उन एजेंसियों के दांत को छुपा कर रखा गया था। अब उन्हें आजादी दी गई है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इससे डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, और ये नैरेटिव सेटिंग अब राज्य की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। और आप देख ही रहे हैं, इस बार 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं है। समावेशित विकास और जिस तरह से हमारी जो संरचना रही है, परंपरा रही है देश की, उसको बचाते हुए और जो आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, देश की जनता उस पर विश्वास करती है, ना कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स पर, जब भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए कभी धर्म की आड़ में, कभी जात की आड़ में, कभी राजनीतिक पार्टी के अफिलिएशन की आड़ में अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।